सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की क्लास में विकास के सिद्धांत समझेंगे। और आप जैसा सभी जानते हैं कि बाल विकास या वृद्धि विकास में विकास के सिद्धांतों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इसमें से लगभग 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो वंशानुक्रम और वातावरण से जुड़े हों, वृद्धि से जुड़े हों अथवा विकास से जुड़े हों। बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं और एक ही बारी में आपको सारे सिद्धांत समझ में आ जाएंगे। तो ध्यान से एक एक सिद्धांत को देखेंगे। सबसे पहले देखिए सतत विकास का सिद्धांत। और सतत विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास जो है वो गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है। जैसे अगर वृद्धि से इसकी तुलना करो तो वृद्धि किशोरावस्था तक हो जाती है, लेकिन विकास जिसमें शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक सभी पक्ष सम्मिलित हैं, इसलिए विकास जो है वो कभी रुकता नहीं, माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है और मरते दम तक व्यक्ति जो है किसी न किसी प्रकार का विकास प्राप्त करता है। इसलिए अगर पूछ लें कि विकास क्या है, तो विकास एक निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा सिद्धांत देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत है या समान पैटर्न का सिद्धांत। अर्थात एक प्रजाति के जो जीव हैं उनमें विकास का जो पैटर्न है वो लगभग एक जैसा होता है। आप चाहे इंसानों की बात करें या जीव जंतुओं की, जैसे मान लीजिए आप कुत्ते को देखते हैं, कुत्ते तो एक जैसे अलग अलग किस्म के कुत्ते हैं, तो उन कुत्तों के अंदर आप देखिए विकास में अंतर होगा। उनकी आँखों का जो आकार है, उनके चेहरे की जो आकृति है, या उनकी हाइट है, या उनका रंग रूप है, तो एक प्रजाति के जो जीव होंगे उनमें विकास का पैटर्न एक सा होगा। अर्थात जैसे हम इंसानों की बात करें तो जैसे जो नीग्रो प्रजाति के व्यक्ति हैं उनकी औसत हाइट लगभग 6.5 फीट रहती है और रंग उनका काला होता है, जबकि बुशमैन प्रजाति के जो व्यक्ति हैं उनकी औसत हाइट जो है वो 3 फीट के आसपास होती है और उनका जो रंग है वो थोड़ा काले और पीले दोनों में मिश्रित होता है। तो इस प्रकार से एक प्रजाति के जो जीव हैं उनके विकास का जो पैटर्न है वो लगभग एक प्रकार का होता है। फिर बात करें भी सामान्य से विशिष्ट, और ये कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विकास पहले कैसा होगा, सामान्य, और फिर धीरे धीरे विशिष्टता की ओर अग्रसर होता है। जैसे एक बच्चा है, छोटा शिशु जो कि घुटनों के बल चलता है, तो वो पहले पूरी हथेली का प्रयोग करता है। जैसे बच्चे चलते चलते बाथरूम कर देते हैं और फिर उस पर अपनी पूरी हथेली मारते हैं, और धीरे धीरे वही बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो फिर उन्हें उंगलियों का यूज़ करना, अंगूठे का यूज़ करना, ये सब आ जाता है। तो विकास में पहले जो है वो सामान्य विकास होगा और फिर उसके एक एक अंग की विशिष्टता उसमें सम्मिलित होगी। जैसे कोहनी का घुमाव, कलाई का घुमाव, उंगलियों का घुमाव, हाथों का घुमाव इत्यादि बाद में प्रकट होगा। और उसी से जुड़ा सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। हरियाणा टेट में पूछा गया था कि एकीकरण क्या है। तो जैसे मान लीजिए बालक पहले अपने अंगों से सामान्य क्रियाएं करेगा, फिर धीरे धीरे उसके अंगों में विशिष्टता आएगी, और जब विशिष्टता आ जाएगी तो वो अपने अंगों का एकीकरण करेगा। जैसे मान लीजिए उसके उंगलियों और अंगूठे में विशेषता आ गई, तो फिर वो अंगूठे और अंगुली की सहायता से जैसे कलम पकड़ता है, तो ये जो कार्य है वो एकीकरण करके करता है। तो अंगों के एकीकरण से कार्य कब संभव होगा, जब उसके अंगों में क्या आ जाएगी, विशिष्टता आ जाएगी। फिर उसके बाद देखें अगला सिद्धांत है सिफेला कोडल का सिद्धांत। सिफेला कोडल, और सिफेला कोडल को शीर्ष अधोमुखी सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थात जो बालक का विकास है वो पहले सिर के पक्ष में होगा या धड़ के पक्ष में। तो पहले बच्चे का जो विकास है सिर के क्षेत्र में होता है, फिर धीरे धीरे धड़ के क्षेत्र में, और फिर वो टांगों के क्षेत्र में, यानी ऊपर से नीचे की ओर विकास होता है, जिसे शीर्ष अधोमुखी या सिफेला कोडल का सिद्धांत भी कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। फिर है प्रोक्सिमोडाइसटल थ्योरी, जिसे हिंदी में कहते हैं निकट दूर का सिद्धांत। अर्थात विकास पहले केंद्र से परिधि की ओर होता है। जैसे ऐसे समझें कि पहले बालक का जो है वो कंधे के क्षेत्र में विकास होगा, फिर कंधे से कोहनी तक के क्षेत्र में विकास होगा, और कोहनी से फिर जो है कलाई के क्षेत्र में विकास होगा, और फिर कलाई से अंगूठे और अंगुलियों के क्षेत्र में विकास होगा। तो जो विकास है जो निकट से दूर या फिर केंद्र से परिधि की ओर होगा। अर्थात जो कंधा है वो पूरी बाजू का केंद्र है, और अंगुलियों तक जैसे पहुंचेंगे तो वो परिधि है। तो केंद्र से परिधि का सिद्धांत भी इसे कहा जा सकता है। अगला सिद्धांत है प्रजाति की निरंतरता का सिद्धांत। तो ये कहता है कि कोई भी जीव है, चाहे वो पशु पक्षी है, चाहे मनुष्य है,
उसमें प्रजातीय गुण जो है वो सम्मिलित होते हैं। तो ये प्रजाति की जो निरंतरता है, इसके बारे में जब हम वंशानुक्रम के सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें एक विजमैन की थ्योरी आपने पढ़ी होगी कि उसने नर और मादा चूहे की पूंछ काटी थी, लेकिन अगली पीढ़ी में पूंछ वाले चूहे पैदा हुए, फिर उनकी भी पूंछ काटी तो उससे अगली पीढ़ी में भी पूंछ वाले चूहे पैदा हुए। अर्थात जो प्रजाति है उसकी निरंतरता किस पर निर्भर करती है? जीन पर निर्भर करती है, वातावरण पर निर्भर नहीं करती। ऐसा विजमैन ने कहा था, जिसे प्रजाति की निरंतरता का सिद्धांत कहा जाता है। फिर बात आती है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। तो एक विद्वान है टायलर, उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना है। अर्थात चाहे कितना भी प्रजाति एक जैसी हो, जैसे मैंने अभी निग्रो का, बुशमैन का एग्जाम्पल दिया कि उनमें विकास एक पैटर्न से होता है, लेकिन फिर भी कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे डिटो नहीं हो सकते। सगे भाइयों में भी, सगे भाई बहनों में भी कुछ अंतर होगा, चाहे वो रंग का अंतर हो, चाहे वो आकृति का अंतर हो, यानी कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होगा, जिसे कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। फिर बात आती है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। वर्तुल का मतलब होता है जैसे इस तरह से वर्तुल होता है। वर्तुल यानी जो ये कहता है कि विकास कभी भी लंबवत नहीं होता। पिछली जो अवस्था होती है उसके गुण अगली अवस्था में रिपीट होते हैं। जैसे आप यूँ समझो कि शैशवावस्था 0 से 5 साल है, और बाल्यावस्था 6 से 12, और किशोरावस्था 13 से 18 साल है। तो जैसे मान लीजिए बाल्यावस्था समाप्त हो गई, तो क्या बाल्यावस्था का कोई भी गुण किशोरावस्था में रिपीट नहीं होगा क्या? पिछली अवस्था जो जाएगी वो अगली अवस्था में अवश्य रिपीट होगी। कोई ना कोई गुण पिछली अवस्था का अगली अवस्था में रिपीट होता है, जिसे वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत कहते हैं। पेपर में आ जाए कि क्या विकास लंबवत होता है, तो आप कहेंगे विकास लंबवत नहीं होता, विकास तो वर्तुलाकार होता है। बहुत ही अच्छी थ्योरी हैं, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, आपको याद हो जाएंगी। फिर देखिए परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो अभी जैसे मैंने कहा कि देखिए विकास के कौन कौन से पक्ष हैं? शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सांवेगिक पक्ष और सामाजिक पक्ष। और ये जितने भी पक्ष हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक पक्ष में कोई बाधा आएगी तो उसका प्रभाव दूसरे पक्षों पर भी पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो मानसिक रूप से मंदबुद्धि है, मानसिक रूप से दिव्यांग है, मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, तो ऐसे में उसके शरीर के अंगों पर भी असर पड़ेगा। जैसे आपने एक बीमारी सुनी होगी CP, सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी एक डिजीज़ होती है जिसके अंतर्गत एक बच्चा जो है उसके अंदर मानसिक रूप से विकार होते हैं, और उसकी वजह से उसके मुंह से राल गिरना, गर्दन न संभाल पाना, उसका शारीरिक विकास जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो एक पक्ष का संबंध दूसरे पक्ष से होता है विकास में, जिसे परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। फिर बात आती है समानता का सिद्धांत। तो ये कहता है कि एक प्रजाति के जो जीव हैं उनमें विकास लगभग एक समान होता है। जैसे मान लीजिए आर्य प्रजाति है, तो आर्य प्रजाति के जितने भी लोग हैं उनकी औसत जो हाइट है वो 5.5 फीट है। और इसी प्रकार जैसे मैंने अभी बुशमैन का बताया कि उनकी औसत हाइट लगभग 3 से 3.5 फीट है। तो एक प्रजाति के जो जीव हैं उनमें विकास के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। उनका जैसे रंग रूप है, जैसे निग्रो है, तो लगभग उनके बाल क्या होंगे? घुंघराले होंगे। तो इसे समानता का सिद्धांत कहते हैं। यानी एक प्रजाति के जीवों में काफ़ी हद तक क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। फिर बात आती है इसके अपोजिट चलें, भिन्नता का सिद्धांत, कि कभी कभी संतानें माता पिता से कुछ भिन्न गुणधर्म वाली होती हैं। जैसे मान लीजिए माता पिता की जो आंखें हैं वो काली हैं, और बच्चे के दादा दादी नाना नानी की आंखें भी काली हैं, लेकिन बच्चा जो है वो भूरी आंख वाला पैदा हो जाता है या नीली आंख वाला पैदा हो जाता है। तो ये जो गुण हैं ये माता पिता से या पूर्वजों से थोड़े क्या हो गए, बच्चे में भिन्न हो गए। तो इसे कहते हैं कि कभी कभी संतानें जो हैं वो माता पिता से कुछ भिन्न गुण धर्म वाली पैदा हो जाती हैं, जिसे भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। इसके अलावा बात करें कि विकास जो है वो रचनात्मक भी होता है और ह्रासात्मक भी। जब इसकी तुलना आप वृद्धि से करते हो तो वृद्धि जो है वो क्या होती है? रचनात्मक होती है, जबकि विकास जो है उसमें रचना और ह्रास यानी दोनों चीज़ होती हैं। इसका अर्थ है कि जैसे मान लीजिए जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो हमारी जो स्मृति क्षमता है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे अंगों में शिथिलता आ जाएगी। इसी प्रकार यौन के संबंध में भी कहा जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो यौन क्षमता भी घटती है। तो इसका मतलब जो विकास है
उसमें केवल बनता बनता नहीं है बल्कि कुछ उसमें ह्रास भी यानी विनाश भी शामिल है। विकास जो है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में भिन्न होता है। जैसे उदाहरण के लिए शैशवावस्था में हमारी विकास की गति जो है और वृद्धि की गति जो है वो तीव्र होती है, जबकि बाल्यावस्था में कुछ मंदता आ जाती है और किशोरावस्था में पुनः तीव्रता आती है। इसी प्रकार शैशवावस्था में यौन संबंधी जो विकास है, जैसे हम कहें कि यौन का जो संवेग है वो तीव्र होता है और बाल्यावस्था में उसमें प्रसुप्ति या सुप्तता आ जाती है और किशोरावस्था में पुनः तीव्रता आ जाती है। तो विकास की एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न होती है और विकास के जितने भी पक्ष हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए बाल और नाखून हैं, वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ते हैं, हमें हर महीने बाल कटवाने पड़ते हैं, नाखून हमें हर हफ्ते काटने पड़ते हैं और फिर वृद्धि होती रहती है। जबकि जो अन्य अंगों की बात करें, जैसे हमारा नाक है, हमारा कान है, तो क्या वो बालों और नाखूनों की भांति तीव्र गति से बढ़ता है? वो जीवन भर में जो है थोड़ा सा ही बढ़ता है। तो इसका मतलब विकास के जितने भी पक्ष हैं उनमें एक जैसी गति नहीं पाई जाती। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं ये विकास के, और पेपर में 1-2 प्रश्न इसमें से अवश्य आएंगे। और आपको यदि ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, सिद्धांत आपको समझ में आते हैं, तो आप इन्हें लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनका भी भला हो। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख कर भी बताएं, और आगे क्या वीडियो चाहिए उसके बारे में भी अपनी राय मुझे दें ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए ला सकूं। ये सारे वीडियो आपके लिए निःशुल्क हैं और आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, बहुत ही ज़्यादा परीक्षा उपयोगी साबित होंगे और परीक्षा में आपको इनमें से बहुत मदद मिलेगी। अगला वीडियो लेकर फिर मिलेंगे। थैंक यू।